हो गया ना? बोला हो गया ना, मतलब पीछे वाला। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए क्लास 10 के बच्चों ध्यान देंगे। देखिए इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 4 एनसीईआरटी बुक से 10 VVI प्रश्न लेकर के आए हैं। तो आइए हम लोग मात्र 10 पढ़ते हैं, है ना। 10 ये प्रश्न ऐसा रहेगा जो कि आपकी बिहार बोर्ड की जो परीक्षा होता है उसमें क्या है, प्रश्न आएगी, ठीक है, संभावना है कि आएगी। तो आइए हम लोग उसे पढ़ते हैं। 10 एकदम, है ना। VVI प्रश्न देखिए इसमें, है ना, क्वेश्चन सब्जेक्टिव वाला रहेगा वो वाला प्रश्न। तो आइए क्लास बायोलॉजी का है, इसमें चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 में पता है क्या, जीव में जनन कैसे होता है, ये वाला एनसीईआरटी बुक में। तो आइए हम लोग इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं इसमें। देखिए प्रश्न पहला है, परागन से क्या समझते हैं, परागन क्या होता है, ठीक है। कथा परागन कितने प्रकार के होते हैं, परागन क्या है, परागन कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं। कथा है कि नर जनन अंग से परागकण, नर जनन अंग से, कहाँ की बात कर रहा है, नर जनन अंग से परागकण का गमन कहाँ करता है, मादा जनन अंग पर होना परागन कहलाता। देखिए बात यह है जैसे कि, है ना, इस रूप में मान लीजिए कुछ पल के लिए, ठीक है। देखिए इसमें क्या कहता है कि नर जनन अंग से, कहाँ से, नर, दो गो फूल बना लीजिए और अच्छा रहेगा। सिंगल में भी हो सकता है, सिंगल में भी हो सकता है, बात सही है। आ देखिए ना, सिंपल तो इसमें कह रहा है कि नर जनन अंग से परागकण, है ना, गमन करता है, मतलब परिवहन करता है। तो कहाँ पहुँचता है, मादा जनन अंग के पास पहुँचता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परागन। पहुँच रहा है कौन, परागकण पहुँच रहा है, कची, परागकण। कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, तो नर जनन अंग से मादा जनन अंग तक पहुँच रहा है, परागकण। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, परागन। क्या कहेंगे, परागन। अब बात आती है कि परागन कितने, तो परागन दो प्रकार के होता है, एक स्वयं परागन और एक पर परागन। एक स्वयं परागन और एक पर परागन। तो आप सभी को यहाँ से जानकारी ले लिया जाए कि स्वपरागन क्या होता है। तो स्वपरागन किसे कहते हैं, देखिए स्व में परागन में क्या होता है कि एक ही पुष्प के परागकण, एक ही पुष्प के परागकण, अब मतलब उसी पुष्प पर, दूसरा पर नहीं, उसी पुष्प के, पता है कहाँ से, ना जननांग से कहाँ जाएगा, मादा जननांग के पास पहुंचेगा। तो उसी को लोग क्या कहेंगे, स्व परागन कहेंगे, है ना। लेकिन फूलवा वही रहेगा। लेकिन पर परागन में क्या होता है कि फूल दो गो रहेगा, फूल कै गो रहेगा, दो गो रहेगा। तो यहाँ से माने निकलेगा परागन, परागकण निकलेगा यहाँ से, मतलब कि नर जननांग से निकलेगा और कहाँ जाएगा, दूसरा फूल के कहाँ बैठेगा, मादा जननांग पर जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पर परागन कहेंगे। क्या कहेंगे, पर परागन। इसलिए जानेंगे कि परागन क्या होता है, परागन कितने प्रकार के होते हैं, फिर उसका परिभाषा क्या होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये देखिए हमारे बात को लिख रहा है, देखिए स्वपरागन और पर परागन। अब आइए आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। अब देखिए इसमें क्या कहता है, ऋतु स्राव क्यों होता है, आइए जानते हैं। प्रश्न बहुत जरूरी होता है ये वाला, ऋतु स्राव क्या होता है। ऋतु स्राव क्या है, कहता है यदि अंड कोशिका का
निषेचन नहीं होता है। यदि का अंड कोशिका का निषेचन अगर नहीं होता है तो यह लगभग 1 दिन तक जीवित रहता है। 24 घंटा। कौन चीज जीवित रहता है 24 घंटा? अंडाणु। देखिए उसका जीवन काल 24 घंटा ही है, उसके बाद वो नष्ट हो जाता है ना, फिर वो उपयोगी लायक नहीं रहता है। गर्भाशय भी प्रतिमा निषेचित अंड की प्राप्ति हेतु तैयारी करता है। देखिए गर्भाशय भी जो है, गर्भाशय उसके काम क्या है कि प्रति माह मतलब पर महीना है ना, निषेचित अंड की क्या करता है, वो प्राप्ति करती है या मतलब तैयारी करती है। तो अतः इसकी अंतःभित्ति मासल, इसकी मतलब किसकी किसकी इसकी मतलब किसकी? अंडाणु की। कतः इसकी अंतःभित्ति मासल एवं स्पॉन्जी हो जाती है, जो कि अंड के निषेचन होने की अवस्था में उसके पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए अंड के निषेचन होने की अवस्था में उसके लिए क्या जरूरी है? पोषण। क्या जरूरी है? पोषण। देखिए बात इसमें सही है कि निषेचन के लिए कहाँ पढ़ रहे थे हम लोग? हाँ, निषेचन होने की अवस्था में तो सबसे बड़ी क्या है कि उसके लिए पोषण होना बहुत जरूरी है। खान पान भी क्या करता है? डिपेंड। इसलिए हम लोग कहते हैं, या तो कोई कहता होगा कि आप लोग पहले चाहे तो विद्यार्थी लाइफ हो चाहे तो कोनो भी लाइफ हो, बॉडी को क्या कीजिए ना, मजबूत रखिए, है ना। क्योंकि अगर जिसका अगर बॉडी मजबूत ना है वो आगे जान के बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आप लोग कम से कम खान पान पर ध्यान दीजिए। अभी से ही अगर उसे अगर कमज़ोर बना दीजिएगा तो वहाँ और कमज़ोर बन जाता है। बस समझ में। अगर अभी से अगर मजबूत है तो वहाँ कितनों बनेगा कमज़ोर, लेकिन कमज़ोर कभी ना होगा। अब अगर पहले ही से रहेगा कमज़ोर तो वहाँ एकदम मरने की संभावना हो जाता है। इसलिए मजबूत बनाए रखें बॉडी को, है ना, पोषण के माध्यम से। परंतु निषेचन ना होने की अवस्था में इस परत कुछ लिखा है आए यहाँ पर है ना। देखिए इसमें कहता क्या? परंतु निषेचन ना होने की अवस्था में इस अंड की भी आवश्यकता नहीं रहती है। देखिए अंड की मतलब ये अंडाणु की मतलब बात कर रहा है ना। तो देखो निषेचन ना होने की अवस्था में तो अंडाणु की कोई जरूरत ना है ना, क्योंकि निषेचन की क्रिया न हो तो अंडाणु की कोई जरूरत भी नहीं है। कहता आता है यह अंडाणु धीरे धीरे टूटकर, अंडाणु यहाँ होगा, ठीक है, अंड है ना जी, वही ना होगा। हाँ, कहता यह अंडाणु धीरे धीरे टूटकर और योनि के मार्ग से कोची होता है, रुधिर एवं म्यूकस के द्वारा कोची होता है बाहर की ओर, पेशाब के द्वारा भी बाहर की ओर टूट टूट करके कुछ होता है बाहर की ओर निकल जाता है। कोची कोची निकल जाता है? अंडाणु, ठीक है। कहता है कि इस चक्र में लगभग, देखिए इसी समय कह रहा है कि इस चक्र में लगभग 1 मास, 1 मास मतलब होता है महीना, है ना। तो कहता है कि 1 महीना का समय लगता है। देखिए इस चक्र में कितना समय लगता है? 28 दिन। हम लोग पढ़े थे 8वां क्लास में। कितना दिन आता भी यही वाला ऑब्जेक्टिव में कि ऋतु और स्राव चक्र कितना दिन के लिए होता है? तो 28 दिन के लिए होता है ना। तो कहता है कि इसे हम लोग कुछ ही कहते हैं ऋतु और स्राव या रज्जो धर्म, इसको कई नाम से भी जाना जाता है ना। तो यही वाला है ऋतु और स्राव। बाकी इसमें समझ में आया होगा। ये पता है शुरू कब से होता है? राज्यो धर्म जो होता है, ये जो होता है शुरू होता है कितना उम्र से? ये सिर्फ लड़की में होता है। हाँ हाँ चिपैंजी, हाँ 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 चिपैंजी दिखाई देगा, थोड़ा सा बंदर के जैसा रहेगा उसका पूरा आकार चिपैंजिया के।
जैसे कि जितना भी हम लोग का बॉडी के अंदर जो होता है ना क्रिया, वही वाला क्रिया उसी के अंदर, क्योंकि देखिए हम लोग भी एक जगह पुनः अवस्था में, मतलब कि पुराने अवस्था में, तो हम लोग ही पहले उसी रूप में थे, जिस रूप में भी चिंपैंजी है ना, तो हम लोग ही पहले उसी रूप में थे, तो हम लोग उसी रूप से ना हम लोग इंसान आए हैं। तो इसलिए प्रक्रिया क्या है, दोनों का सेम है, मनुष्य का और चिंपैंजी का। बस में तो चिंपैंजी में ये वाला होता है ऋतु स्राव चक्र, किसी में होता है, चिंपैंजी में ये वाला होता है। ठीक है, तब आइए अब अगला क्वेश्चन। युग्मनज से क्या समझते हैं? आइए, युग्मनज की बात कर रहा है। युग्मनज क्या होता है? कहता है परिपक्व शुक्राणु। देखिए युग्मनज मतलब जायकोट उसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, है ना। कहता है परिपक्व शुक्राणु अंडाणु में पूरी तरह कुछ होता है, मिल जाता है ना। देखिए शुक्राणु कुछ होता है अंडाणु में पूरी तरह जब मिलता है तो किसका निर्माण होता है? युग्मनज का, मतलब जायकोट का निर्माण होता है ना। तो याद रखेंगे, देखिए नर में क्या होता है? नर में होता है शुक्राणु, है ना, और मादा में होता है अंडाणु। ये दोनों जब मिलता है तो क्या कहलाता है? युग्मनज, है ना। क्वेश्चन बहुत हल्का है ये वाला, युग्मनज वाला। अब आइए अगला प्रश्न। कहता है कि मानव में वृषण के क्या कार्य है? आइए जानते हैं कि मानव में सब मैचिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? तीनों के वैसी करके यहाँ बांध देंगे ऊपर में। चलिए देखिए, मानव में वृषण का कार्य क्या है? कहता है मानव में वृषण के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। इसका कार्य क्या है? निम्नलिखित है। इतने में आंसर खत्म। निम्नलिखित है तो क्या है? पहला है वृषण में शुक्राणु उत्पन्न होता है। देखिए शुक्राणु कहाँ पर उत्पन्न होता है, बनता कहाँ है? तो वृषण में। देखिए वृषण किस में होता है? नर में कि मादा में होता है? वृषण किस में होता है? नर में होता है। कहाँ होता है? वृषण काय को होता है? जोड़ा में होता है वो, है ना, जोड़ा में होता है वो। कहता है कि वृषण में शुक्राणु कुछ होता है, उत्पन्न होता है। कुछ होता है, कुछ शुक्राणु। कहता है जो लैंगिक जनन की क्रिया में सक्रिय भाग लेकर, देखिए भाग किस में लेता है? लैंगिक जनन की क्रिया में। और भाग लेकर के भावी पीढ़ी को, भावी मतलब भविष्य वाला पीढ़ी की बात कर रहा है, ठीक है। भावी मतलब अगला पीढ़ी को क्या करता है कि अगले पीढ़ी को जन्म देने में वो सहायक होते हैं। कौन? शुक्राणु। कौन? शुक्राणु। इतना जानेंगे कि शुक्राणु नर में होता है और शुक्राणु बनता कहाँ किस में है? तो वृषण में बनता है। और एक क्या करता है कि अलैंगिक जनन में भाग लेता है, और जब ये भाग लेता है तब भविष्य में आने वाली पीढ़ी को करता है, जन्म देता है, वही नहीं करता है, सहायक करता है। कहता है यहाँ लिखा है वृषण। वृषण में उत्पन्न हार्मोन, जिसे देखिए वृषण में एक हार्मोन होता है, नाम कुछ हार्मोन के, टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन बहुत खतरनाक हार्मोन होता है ये बोला, ठीक है। ये बात को लेकर जानेंगे क्या है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन हार्मोन है? हाँ ना, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये बोला। याद रखेंगे कि वृषण में कौन सा हार्मोन होता है तो कुछ बोलेंगे, हाँ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टो है। अच्छा कोई बात नहीं, वही लिखा है, चलो जो लिखा हम वही पढ़ेंगे, है ना। चलो टेस्टोस्टेरोन। कहता है कि मानव शरीर में द्वितीयक जनन लक्षणों को स्थापित करने के लिए उत्तरदायी। देखिए ये जो हार्मोन है ये क्यों, ये क्या करता है? हाँ देखिए इसका काम क्या है कि मानव में, मानव का शरीर में दूसरा जो होता है जनन,
जनन कैमा हो रहा है, द्वितीय मतलब दूसरा जनन होता है ना, तो उसमें लक्षणों को जी करता है, मिलाने का मैचिंग करवाता है। मैचिंग कौन करवाता है? कौन हार्मोन? कौन हार्मोन? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ना, मैचिंग करवाता है किसको? लक्षण को। पहलका से दूसरका में मैचिंग करता है कि नहीं, मिलता जुलता है कि नहीं, क्योंकि मिलना भी चाहिए लक्षण, नहीं मिलेगा तो ही बहुत बड़ा बवंडर की बात हो जाता है ना। तो आइए हम लोग अब आगे पढ़ते हैं। अब इसमें कहता है द्विलिंगी जीव, द्विलिंगी जीव कौन से होते हैं, उदाहरण दे। अच्छा आइए जानते हैं द्विलिंगी जीव किसको हम लोग कहते हैं, वो क्या होता है। आइए, कहता है कि वैसा जीव जिनमें नर और मादा दोनों अंग होता है, मतलब वैसा जीव जिसमें नर और मादा दोनों अंग रहेगा, ओकरे में जीव एक और एक दोनों रहेगा, नर भी वही और मादा भी, नर भी वही और मादा भी वही रहेगा, तथा वे नर तथा मादा दोनों प्रकार के युग्मक को उत्पन्न करते हैं, और वो नर और मादा दोनों प्रकार के जायकोट को कुछ ही करते हैं, वो निर्माण करते हैं। अच्छा, युग्म है, यहाँ पर युग्म है, उससे छोटा होता है जायकोट से ये। हाँ, दोनों मतलब कि पूर्ण से मतलब मिला ना है, छोटा है एक तरीका से युग्मन, ऐसे ही जायकोट से छोटा होता है युग्मन, इतना को जानिए। ठीक है, कहता है कि युग्म को उत्पन्न करता है तो उसे कुछ ही कहते हैं उभयलिंगी अथवा द्विलिंगी का। देखियो ये वाला आता है, हाँ देखिए यहाँ पे ये भी आता है कि द्विलिंगी को हम लोग कुछ ही बोलते हैं, उभयलिंगी बोलते हैं। पहला बात, आपके एग्जाम में पता है द्विलिंगी बहुत कम पूछा जाता है, अधिकांश पूछेगा उभयलिंगी। ऐसे आएगा कि इनमें से कौन उभयलिंगी जीव है, इनमें से कौन उभयलिंगी जीव है, तो कौन होगा, तो वहाँ डाला रहेगा आपको ऑप्शन में। लेकिन इतना जानो केचुआ क्या है, उभयलिंगी जीव है। केचुआ क्या है, केचुआ क्या है, उभयलिंगी। कैसे है, तो क्योंकि इसमें लिंग दोनों है, नर का भी और मादा का भी इसमें लिंग है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, उभयलिंगी, और उभयलिंगी को हम लोग द्विलिंगी भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में उभयलिंगी ना देख करके कर दे द्विलिंगी इसमें से कौन है, तो अगर केचुआ का रह गया आंसर में तो आपका केचुआ होगा, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क बस इतना है कि द्विलिंगी को हम लोग कुछ बोलते हैं, उभयलिंगी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा बताए तो पपीता क्या है, सरसों क्या है, ये सब आता है 12th में भी वाला प्रश्न यहाँ से आता है, उभयलिंगी, और इसलिए 12th के बच्चे ध्यान देंगे है ना। चलिए केचुआ, केचुआ देखिए, पता है केचुआ जो है ना किसान का मित्र है। केचुआ किसान का जो मित्र है वो है कची, केचुआ। केचुआ पता है, हेलो, किसान का मित्र कौन है, गर्मी में मिलता है, बरसात में, बरसात मतलब जब पानी पूरा बरसता है तो वैसे ऊपर छपलाल रहता है का, मिट्टी के अंदर में होता है, ऊपर में मतलब ऐसे मिट्टी के मिट्टी के ऊपर रहता है। बड़ी महंगा बिकता है वो, कैसे किलो, कौन लेता है उसको। हाँ अच्छा अच्छा, मतलब इसका दवा का भी लगा उपयोग किया जाता है इसमें ना। कल सांप को कुछ हुआ था, कहाँ पर ही, कहने बहुत सारा, तो भीड़ लग गया था देखने वालों को। हाँ बहुत मने था लोग का, अब थे वो उसमें शामिल। तो कहता हम विश्वास नहीं करेंगे, हम विश्वास तब करते जब पहले खुद से देखा कीजिए। अब बाकी तो लोग ऐसा हम बोल देते हैं। आ हाँ, ऊपर से गिरता है, कुछ दिन के बाद आधे ऊपर से गिरने लगेगा। मछली भी, मेढक भी,
टाँ टाँ। चलिए ठीक है, मौसम ही वैसा है, आदमी से ले करके सब कुछ तक गिरेगा, बट आदमी पृथ्वी पर ही सिर्फ गिरेगा, ऊपर से नीचे नहीं गिरेगा, मतलब आदमी। चलो आइए, ये देखिए प्रश्न बहुत झकास प्रश्न है ये। आ आप कहिएगा कि पानी जो है ऊपर से आता है। देखिए पता है, आप कुछ कुछ लोग पता से कहा बोलते हैं पानी ऊपर से आता है, क्योंकि वो देखवे नहीं करता कि पानिया नीचे से ऊपर जा रहा है, वो देखवे नहीं करता ये वाला। अच्छा, जाल चक्रण करने ऊपर जाता है, तो पानी के माध्यम से पानी के जो पानी में ऊपर चले जाता है ऊपर, उसी के द्वारा साथ में जल चक्रण के माध्यम से। चलो हटा, चलिए ये चक्र है ना, ये चक्र चलते आ रहा है। जैसे पृथ्वी कैसे घूम रही है, अपने आज पर घूम रही है ना, चक्र अपने को लगा रहे हैं, सब काम अपना चल रहा है, तो सबको अपना चक्र में लगल है। आप लोग अपना पढ़ाई के चक्र में लगल रहिए। जे मैथ से स्टार्ट कीजिए, से एकदम इंग्लिश पर एकदम अंत कीजिए, फिर इंग्लिश से स्टार्ट कीजिए मैथ, फिर एकदम ऑन करके अंत करना इंग्लिश पर। ऐसे ऐसे घूमते रहिए, लेकिन रूटीन के माध्यम से, ऐसे नहीं। क्या कहता, एक लिंगी तथा द्विलिंगी परिभाषा देवका को कुछ ही कह रहा है। उदाहरण क्या को कह रहा है, एक को कह रहा है। तो आइए जानते हैं एक लिंगी क्या होता है और द्विलिंगी क्या होता है। कहता है एक लिंगी में एक वैसे जीव जिनमें नार या मादा स्पष्ट रूप से अलग अलग होता है, उसे क्या कहते हैं, एक लिंगी, है ना, जिसमें नार मादा क्या होता है, अलग अलग होता है, उसे क्या कहते हैं, अलग अलग होता है। कहने का मतलब कि कोई एक कोई हो सकता है, या तो नार या तो केवल मादा हो। तो एक लिंगी में या तो एक जीव में एक ही लिंग रहेगा। जैसे कि मनुष्य में हो गया, जैसे कि मनुष्य जानवर, ये सब क्या है, एक लिंगी जीव है ये सब, है ना। कहता है कि उन्हें क्या कहते हैं, एक लिंग। जैसे मनुष्य में अलग अलग है, नर अलग है, अमादा नार अलग है, अमादा अलग है। तो कहीं न कहीं नार मादा स्पष्ट रूप से क्या है भाई, अलग अलग है, तो वो क्या है, एक लिंगी है। द्विलिंगी में क्या कहता है कि वैसे जीव जिनमें नार या मादा का लिंग एक साथ उपस्थित हो, उस अपवाद में आ सकता है, बट अपवाद वालों को गिनती बहुत कम किया जाता है, जिसका संख्या अधिक होता है 4 से उससे ज़्यादा किया जाता है। ये बात को पता होना चाहिए, है ना। अपवाद वाला को लोग बहुत कम लेते हैं। अपवाद कहने का मतलब वो फिक्स नहीं है, अपवाद कहने का मतलब वो फिक्स पूर्ण रूप से नहीं है। तो जो फिक्स नहीं है उसको हम फिर फिक्स में क्यों बदल के फिर बतावें। जो फिक्स है चर्चा वहाँ पे करना है, जो फिक्स है। से फिक्स क्या है कि मनुष्य एक लिंगी है तो भाई फिक्स है, समझ में आ रहा है। तो जहाँ फिक्स है उसको फिक्स कीजिए, जहाँ फिक्स ना उसको कोई फिक्स नहीं। अपवाद रहने दीजिए, अपवाद कोई दिक्कत नहीं। दिल्लिंगी में क्या कहता है कि वैसा जो जिनमें नार मादा एक साथ ही को होता है उसमें उपस्थित रहता है। जैसे में केचुआ, केंचुआ की केचुआ, ये बताए थे हम। उभयलिंगी भी इसको बोलते, दिल्लिंगी को हम लोग, है ना। दिल्लिंगी को लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उभय लिंगी, ठीक है, बताए थे अभी इसमें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऋतु स्त्राव क्यों होता है, प्रश्न बहुत अच्छा है कि ऋतु स्त्राव क्यों होता है। तो आइए जानते हैं क्यों होता है। कहता है यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं हो तो लगभग 1 दिन तक जीवित रहता, ही बताए थी वाला, ठीक है। और गर्भाशय भी प्रति माह निषेचित अंड की प्राप्ति हेतु तैयारी करता है। बात सही है। गर्भ वही वाला है, खड़े थोड़ा सा इसमें अब आगे भी पूरा, लेकिन वही वाला आया है ना।
ये तो पता है क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है पता है अति ऋतुस्राव क्यों होता है, मतलब वो कब होता है ऋतुस्राव, तो क्यों होता है, इसका जवाब क्या निकल करके आएगा। ये कोई भारी जवाब इसका नहीं है। क्यों होता है, जनन क्रिया के लिए होता है, संतान की उत्पत्ति के लिए। देखिए देखिए बताते हैं, ऋतुस्राव चक्र आना बहुत जरूरी है, ये बात को लेकर जान लीजिए, आना बहुत ही जरूरी है। अगर देखो ये आता है पता है क्यों, क्योंकि गर्भाशय को पता है बच्चा जहाँ पलता है जगह को बनाने का एक काम करता है ऋतुस्राव चक्र, कुछ ही करता है गर्भाशय में, कुछ ही करता है, जहाँ बच्चा जहाँ पलता है उस जगह को बनाने का एक काम करता है ऋतुस्राव चक्र। वहाँ रहेगा चादर जैसा, धीरे धीरे उसको फैलाएगा, वो कुछ ही करता है, वो फैलाता है, वो बस समझ में आ रहा है। तो ये वाला आना जो बहुत ज़रूरी होता है, और ये जो आता है करीबन 12 वर्ष की एज में ही चलाता है ये वाला ऋतुस्राव चक्र। जिसमें नहीं आता है वो एक बहुत बड़ा घातक बीमारी बन जाता है, जिसमें नहीं होता है, जिसमें नहीं आता है तो उसको इलाज कराना चाहिए कि इसमें क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए बहुत सारे क्रिया होता है बॉडी के अंदर, तो वो क्रिया क्यों होता है, तो क्योंकि कहीं ना कहीं अपना वो जगह बनाता है, अपना वो क्या करता है। देखो हम लोग कभी कभी बीच बीच में क्या होता है ना, कभी कभी बुखार लगता है, कभी कभी बॉडी में कहीं दर्द करता है, तो ये सब कोई कहीं ना कहीं क्रिया होता है, बुखार लगना, कहीं बॉडी में दर्द करना। तो कहीं ना कहीं दर्द करने का मतलब क्या है कि बॉडी में जो वृद्धि हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं कोशिका क्या हो रहा है, फैल रहा है। बस समझ में आ रहा है। जब आप करेंगे ना एक्सरसाइज, उसमें जैसे करेंगे तो आपको पूरा बॉडी दर्द करेगा, तो दर्द कर रहा है कहीं ना कहीं आपका बॉडी क्या हो रहा है, वो फैल रहा है, तो स्पेस बना रहा है, अपना जगह बना रहा है, इसलिए वो क्या कर रहा है, दर्द कर रहा है। तो इस तरीका से ऋतुस्राव जो होता है इसका मेन जो काम है, इसलिए आता है क्योंकि जहाँ पे बच्चा पलता है उस जगह को बनाने का एक काम करता है बस। आ हाँ, जहाँ पे कहाँ पे किसको नहीं मिलता स्टूडेंट बताओ पहले। हाँ देखिए, जहाँ पे बच्चा जो पलता है जिस स्थान पे, अगर उसको नहीं मिलेगा शुक्राणु तो कुछ होगा, वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके ही वजह से वो जीवित रहता है। और अगर ये नहीं जाएगा उसके पास तो फिर 14 दिन में क्या हो जाएगा, वो नष्ट, यही ना। लेकिन आपको ये बताए हैं कि अंडाणु जो है उसका मतलब फिक्स टाइम क्या है, 24 घंटा पे ये वाला हो जाएगा नष्ट, अगर वहाँ तक नहीं पहुँच पाया तो 24 घंटा में ना, मतलब एक दिन, कई दिन, एक दिन में फिर ये वाला नष्ट हो जाता है। ठीक है, ये वाला हम पढ़ाए थे, प्रश्न भी आया था, ठीक है, पढ़ा चुके हैं ये वाला, बट आगे बढ़ जाते हैं। अब आइए इसमें देखिए क्या कहता है, लैंगिक जनन संचारित रोगों के बारे में लिखें। लैंगिक जनन के द्वारा जो रोग जो होता है उसको बात कर रहा है ये। तो आइए हम लोग जानते हैं, कहता है कि लैंगिक जनन संचारित रोग यौन संबंध से होने वाला एक संक्रामक रोग को कहा जाता है। देखिए संचारित रोग किसको कहते हैं, तो यौन के संबंध से जो होता है ना रोग, उसको हम लोग बोलते हैं संक्रमण रोग को हम लोग बोलते हैं संचारित रोग। कहता है कि यह रोग कई तरह के रोगाणुओं, ये जो बीमारी जो होता है ऐसे कई तरह के रोगाणुओं से होता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी, प्रोटोजोआ, यीस्ट जैसे सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। ये बीमारी फैलता है अनेक प्रकार की जीवाणुओं से, रोगाणुओं से। ठीक है, कहता है कि मनुष्य में होने वाला प्रमुख रोग निम्नलिखित है। तो आइए देखिए निम्नलिखित क्या है। तो पहला में क्या है, बैक्टीरिया जनित रोग, मतलब पहला रोग क्या है, बैक्टीरिया द्वारा ये फैलता है रोग। जैसे में क्या है, गोनोरिया, सिफिलिस, यूरेथ्राइटिस, फिर क्या है, सर्विसाइटिस, फिर बैक्टीरिया के संक्रमण से होने वाला कुछ प्रमुख रोग। ये सब देखिए, ये सब जो रोग है ये सब बैक्टीरिया जनित वाला रोग है, मतलब सब बैक्टीरिया से होता है रोग। किससे होता है सब रोग, बैक्टीरिया से होता है। अब कहता है वायरस, वायरस में क्या कहता है, सर्विक्स कैंसर, फिर क्या लिखा है, हर्पिस,
फिर क्या है, एड्स। एड्स तो ए से बीमारी किससे फैलता है, वायरस से। ये वाला एग्जाम में आता है, ये ऐसे आएगा एग्जाम में कि बैक्टीरिया जनित रोग इनमें से कौन है, ऐसे आ जाएगा। ऐसी भी आ सकता है कि वायरस जनित रोग इनमें से कौन है। तो वायरस मतलब जो वायरस से होता है, बैक्टीरिया मतलब जो बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, रोग, जैसे कि आपको यहाँ पे बताया गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए और है इसमें प्रोटोजोआ भी है, प्रोटोजोआ भी है। कहता है कि स्त्रियों के मूत्र जनन, देखिए इसमें क्या कहता है, प्रोटोजोआ में क्या कहता है कि स्त्रियों के मूत्र जनन नलिकाओं एक प्रकार की प्रोटोजोआ के संक्रामक रोग से होने वाला रोग, इसको कुछ ही बोलते हैं, ट्राइको ट्राइकोमोनिएसिस है। देखिए ये एक बीमारी है, ये एक रोग है, इतना बड़ा का रोग के नाम है ये वाला। ये नाम कोची क्या है, ये रोग के कोची है, नाम है, नाम कोची है इसको, ट्राइकोमोनिएसिस। ट्राइकोमोनिएसिस है ना। ये बीमारी कहाँ पर होता है, तो वह स्त्रियों के मूत्र जनन में होता है। किसके वजह से, तो प्रोटोजोआ के कारण, है ना, प्रोटोजोआ के संक्रमण से वाला होता है। इस बात को लेकर जानेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा ऐसा प्रश्न आ सकता है। अब अगर ऐसा अगर आएगा तो आपको दिमाग घुमा देगा, क्योंकि सबसे पहला दिमाग घूम जाएगा आपको इतना बड़ा देख करके कि इतना बड़ा लिखल है, आप पढ़ेंगे कैसे। तो बाका को लिखल और उसको देख के पहले आपको दिमाग घूम जाएगा, लेकिन दिमाग घूमना नहीं चाहिए। शायद ऐसे आ सकता है कि ट्राइकोमोनिएसिस रोग स्त्रियों में, या तो स्त्रियों के किस भाग में होता है, या स्त्रियों में होता है, ऐसा डाल देगा कुछ करके ऑप्शन में, ठीक है। तो याद रखेंगे मूत्र जनन मतलब पेशाब की रास्ता में इन कह रहा है। अब आइए देखिए अगला प्रश्न कहता है कायिक प्रबंधन, जरा कुछ पढ़ेंगे, प्रवर्धन। हाँ, कायिक प्रवर्धन क्या है, यह किन पौधों में होता है। कहता है कि कायिक पादप शरीर का कोई भी कायिक या वर्षी भाग जैसे जड़, देखिए कायिक पादप शरीर का कोई भी कायिक वर्षी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, विलग तथा कुछ निकल प्रवर्धन होकर नए पौधे का कुछ ही करता, निर्माण करता। देखिए इस जड़ से भी क्या होता है, नए पौधे का निर्माण होता है। तना से भी क्या होता है, नए पौधे का, पत्तियां से भी होता है नया पौधे का निर्माण। तना से नहीं होता है, मुनगावा वाला कुछ तने में नहीं, वो काट दीजिए, वहां से नया पौधे, गुलाब का, हाँ पौधा है जो कि उसको तना से भी कुछ नया पौधा का निर्माण होता होगा, है ना। पत्तियों से भी होता है। कता जो निर्माण होता है उसको हम लोग कुछ ही कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। और कायिक प्रवर्धन मुख्य, देखो आया गया बात ना, गुलाब में होता है, आलू में होता है, और बरोफाइलम में होता है, आदि में किया जाता है। देखिए यहाँ कर कि किन पौधों में करते हैं, तो कौन कौन पौधा है, गुलाब, आलू और कोची है, ब्रायोफाइलम में होता है कोची कायिक प्रवर्धन। जानेंगे कि कौन कौन पौधा में होता है, तो कौन कौन पौधा बोलेंगे, कायिक प्रवर्धन किन किन पौधे में होता है, तो बोलेंगे गुलाब, आलू और ब्रायोफाइलम। मुनगा में भी होता है, मुनगा देखे हैं ना, मुनगा का पौधा होता है, उसको तना को काट करके लोग गांव में क्या करते हैं, उसको तना को काट करके लगाते हैं, तो वहाँ से एक नया पौधा का निर्माण हो जाता है, उसी में होता है। और आलू में तो जानवे करते होंगे, क्योंकि किसान है, तो फिर आलू में भी वैसा ही होता है। ये देखिए इसमें क्या कह रहा है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ और कैसे होता है। देखिए कहता है कि शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, है ना। इसका निर्माण कहाँ होता है, तो वृषण में होता है। वृषण किस में होता है, नर में कि मादा में, नर में होता है वृषण, और मादा में कुछ ही होता है, अंडाशय होता है मादा में, सही बात है, मादा में अंडाशय। कहता है कि यह लगातार कोशिका विभाजन के कारण होता है। ये लगातार होता है बट किसके कारण, तो कोशिका विभाजन के कारण है। क्योंकि कोशिका क्या होता है बॉडी में, विभाजन का मतलब बढ़ जाता है, टूट जाता है, कहिए तो, है ना।
कहता है कि संतति कोशिका धीरे धीरे शुक्राणु में कुछ होता है वो बदल जाता है। कौन कोशिका? संतति कोशिका के मतलब हो गया नहीं, जो कोशिका टूटा ना, देखिए जो कोशिका कोची हुआ, जो कोशिका जैसे कि यहाँ से कोशिका कोची होगा, टूटेगा धीरे धीरे कोशिका, तो ये जो टूटा तो इसको लोग बोलते हैं संतति कोशिका। जो टूट गया है ना उसको कुछ बोलते हैं संतति कोशिका। तो संतति कोशिका धीरे धीरे टूट कर कुछ होता है, शुक्राणु में वो बदल जाता है। किसमें? शुक्राणु में। जैसी बदलता है तो शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो आपके सवाल यही वाला था कि निर्माण कैसे होता है, कहाँ होता है। तो कैसे होता है तो संतति कोशिका को धीरे धीरे टूटने से मतलब धीरे धीरे टूटता है। जब कोशिका विभाजन होता है उसके बाद शुक्राणु कोच होता है, निर्माण होता है। और निर्माण कहाँ होता है तो वृषण में होता है। ठीक है, अब इसमें शायद नहीं होगा इसमें। ठीक है, बाकी इसमें आज के लिए इतने रहेगा। बाकी फिर मिलेंगे हम इस तरीक़ा से अगले वीडियो में। तो आप लोग हमारे वीडियो को शेयर कीजिए फटाफट। मात्र 10 प्रश्नों को आप लोग पढ़िए और बाकी फिर आपको हम क्रैश कोर्स चलाएंगे तो उसमें हम तीनों साइंस को मिलाकर लाएंगे। उसमें रहेगा केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी रहेगा। ठीक है, बाकी आप लोग को अभी हम पहले से पढ़ा दे रहे हैं करके, ताकि आपको जो हम बताएंगे क्रैश कोर्स वाला में तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए कि सर ये वाला कैसे है। तो हमारे 10 प्रश्नों को आप जरूर पढ़ें। क्यों? देखिए अभी आप लोगों ने कमे पढ़िए, अभी आपको हम धीरे धीरे ले जा रहे हैं मेन पॉइंट की ओर। अचानक अगर पढ़ाएंगे हम एक और 50 गो 30 गो तो उससे आपको दिमाग हैंग कर जाएगा। इसलिए 10 गो पढ़िए, बहुत अच्छा रहेगा। टाइम भी कम लगेगा, याद ही बहुत जल्दी होगा, समझ भी बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक है, बाकी आप सभी को बाय।